बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है इसमें चार इसके पोर्शन हैं। इसमें हम अल्केन को पढ़ते हैं, हम अल्कीन को पढ़ते हैं, हम अल्काइन को पढ़ते हैं और हम बेंजीन को पढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ इसका जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज अल्कीन उसको डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके साथ ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको डिस्कस करना चाहता हूं। आपने जो लास्ट यूनिट था यानी यूनिट 13 जो था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ा था। बिल्कुल उससे मिलता जुलता हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसको डिस्कस करते थे। पहले मेरी बात, अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे तो वेरी सिंपल, दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली दे आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट मौजूद नहीं होता, ये ध्यान में रखें। मैं हाइड्रोकार्बन को दो मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई करता हूं। एक आपके पास ये आ गया एसाइक्लिक, जिसे हम ओपन चेन कहते हैं, इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। और दूसरा ये मेरे पास आ गया साइक्लिक, जिसे हम क्लोज चेन, जिसे हम रिंग चेन हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। अब ये जो आपके पास एसाइक्लिक है, जो ओपन चेन है, जिसे मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहा, इसको हम फर्दर दो वे से क्लासिफाई करते हैं। एक सैचुरेशन की बेस पर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और दूसरा फिर हम चेन, ये जो कार्बन चेन उसकी नेचर की बेस पर हमारे पास स्ट्रेट चेन, और दूसरे हमारे पास आ गए, दूसरे अगर आप देखेंगे तो ब्रांच चेन आ गए। अगर मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो उसको हम मेजर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक मैं आज कहूंगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कान, ये सारे एलिसाइक्लिक हैं। और इसी तरह अगर आप एरोमेटिक पे जाएंगे तो एरोमेटिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो इनको हमने ना ये क्लासिफाई किया। ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो हिस्सा मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, हम ना सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करने से पहले ना ये एक एमसीक्यू है, जरा इसको देखिएगा। अच्छा, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ना आपके पास दो चीजें हैं, दो चीजें। एक को हम कहते हैं अल्केन्स, मैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक उसमें से ले रहा हूं। एक तो मैं कह रहा हूं अल्केन, और अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लूं साइक्लिक में तो मेरे पास आता है साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन्स। इन दोनों को मैं सैचुरेट, अल्कीन्स को हम CnH2n+2 इसमें लेते हैं, और साइक्लोअल्कीन को हम CnH2n, ये इसका जनरल फार्मूला लेते हैं। दैट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कीन। ये जो मैं आपके साथ अल्कीन्स को शेयर करूंगा, इसको डिस्कस करूंगा। बेटा जी, अल्कीन में अल्कीन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स आप जानते हैं पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैराफिन्स मीन लेस रिएक्टिविटी, लेस या लीस्ट कह लो, लीस्ट रिएक्टिव। तो पैराफिन का मतलब हुआ लीस्ट रिएक्टिव। मेरी बात को ज़हन में बिठाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ऐसी क्लासेस हैं जो बहुत कम रिएक्टिव है। मेरी बात को सुनना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ऐसी क्लासेस है जो बहुत कम रिएक्टिव है। एक है अल्केन्स और एक है ईथर्स। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट अल्केन्स एंड ईथर, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो अल्केन्स हैं इनको हम पैराफिन कहते हैं ड्यू टू द लीस्ट रिएक्टिविटी। व्हाई दे आर कॉल्ड द पैराफिन, क्यों कहते हैं? अल्केन में दो चीजें, दो बातें। पहली बात, अल्केन्स में वी ऑब्जर्व द नॉन पोलर बॉन्ड। दो बातें, एक हम इसमें आ जाता है जी नॉन पोलर बॉन्ड,
और एक और भी बात, इसमें वी ऑब्जर्व द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, अब अल्केन में दो तरह के बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये दो तरह के बॉन्ड हैं। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सफिशिएंट नहीं है, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर। और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। अब एक बात यहां पे क्लियर है, एक बार बहुत क्लियर है, और वो क्या, अगर बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, वो स्टेबल होगा, और अगर बॉन्ड पोलर होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। यानी आप ये ध्यान में रखना है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ये बातें हैं जो आपने ना, आप जब लिख रहे होते हैं ना, ये मेरा लेक्चर जब आप अपना नोट्स बना रहे होते हैं तो याद रखना है कि आपने इस बात को बॉक्स के अंदर लिख लो कि पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। और दूसरी बात सिग्मा बॉन्ड, यू नो बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्टेबल बॉन्ड, इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, वो तो रिएक्टिविटी उसकी कम होगी। तो नॉन पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, ये दो फैक्टर हैं जो अल्केन्स के लीस्ट रिएक्टिव होने का बायस बनते हैं, ये बायस होने वाले। अब ना अल्केन्स के बारे में कुछ सीधा सीधा सी बातें। पहली बात आपने ज़हन में रखनी है अल्केन्स के बारे में, वो ये है कि अल्केन जो है इसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट आपने ज़हन में रखना है वो है कि अल्कीन जो है दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और आप याद है ना आपको कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, दीज आर वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, और जिसकी वजह से अल्केन्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हाईली वोलाटाइल, बहुत ज्यादा हाईली वोलाटाइल। और हाईली वोलाटाइल होने की वजह से ये बहुत तेजी से वेपर्स में जाते हैं, और जो चीज जितनी ज्यादा तेजी से वेपर में जाती है उतनी उसको तेजी से आग लगती है। तो दे आर हाईली हाईली इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। इनफ्लेमेबल भी जो आग कैच करते हैं, कैचेस फायर। एक और बात जो आप इसके बारे में, वो मैं इनके रिएक्शन की बात करता हूं। रिएक्शन, अल्केन के जो रिएक्शंस है ना, अल्केन्स दो तरह के रिएक्शन देता, हालांकि इनर्ट हैं लेकिन फिर भी दो तरह के रिएक्शन। एक को हम कहते हैं, नंबर 1 को हम कहते हैं ये थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं। कैटालिटिक, थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन, ये जो इसके थर्मल रिएक्शन है उसमें कंबस्चन आ गई, कंबस्चन। और कैटालिटिक में आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि मीथेन जब इसका नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड यू हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। आपने ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है कि ये वो रिएक्शंस हैं जो अल्केन्स देते हैं। इसके साथ ही साथ अल्केन्स हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक बात याद रखनी है, व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैंने क्या कहा कि व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड, सो दे अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते भी हैं। हम ना नाइट्रेशन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन, हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। एक मेरी बात को ज़हन में बिठाओ, कुछ बातें आपके विजन को ब्रॉड करने के लिए मैं करता हूं। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें 3 किस्म के हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आप ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला, आप इसमें पढ़ेंगे
आप इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एफआर स्टैंड फॉर फ्री रेडिकल। मुझे मुख्तसर लिखने दें ताकि टाइम को सेव करें और हम मैक्सिमम चीजें पढ़ें। एफआर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो 3 किस्म के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे आप पढ़ते हैं? अल्केन्स के, जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, आप नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, दीज आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ईएस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे पढ़ते हैं? वो बेंजीन क्या 5 नहीं पढ़ते? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्री अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दे आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। फिर SN1, आप अल्काइल हैलाइड के SN1 SN2, दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 3 किस्म के सब्स्टिट्यूशन। जब हम अल्केन्स की बात करते हैं तो अल्केन्स में इन तीनों में से कौन से हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अल्केन्स में। मैं ना 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मैं आपके साथ ना टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स ये डिस्कस करना चाहता हूं। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज दीजिएगा, समझोगे। ये हमें आगे जो हमने ऑर्गेनिक पढ़नी है ना, उसको समझने में ये बुनियाद मुहैया करेगी। ये मैं ना पहली बात करूंगा नंबर 1 पे। नंबर 1, मैं कार्बन एटम को क्लासिफाई करूंगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन को मैं 1 डिग्री कहता हूं, सेकेंडरी कार्बन को मैं 2 डिग्री भी कहूंगा, टर्शरी कार्बन को मैं 3 डिग्री भी कहूंगा, मैं क्वाटरनरी कार्बन को 4 डिग्री कहूंगा। यानी मैं कार्बन को 4 मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करता हूं जी। पहले मेरी बात को सुनना, एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर अब इन चारों कार्बन को देखना, अगर कोई कार्बन एटम किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो, अगर कोई कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो मैं इसे प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कहता हूं। लेकिन कुछ नई बुक्स आ रही हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप इसको प्लीज 1 डिग्री ना कहो, आप इसको 0 डिग्री कहो। 0 डिग्री, ये 0 कार्बन है। जैसे कि आपके पास मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH, इसमें यह कार्बन किसी और कार्बन से डायरेक्ट अटैच नहीं है, किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, डायरेक्ट वाली तो बार बार है। तो ऐसे कार्बन को पहले हम 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन कहते थे, अब वो कहते नहीं ये 0 है। बहरहाल जो भी है, मेरे दोनों बातें। एक और चीज आ गई, वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। बेटा जी मेरी बात को ज़हन में बिठाना, मैं 2 बातें करता हूं कि वो कार्बन जो डायरेक्ट और दूसरी बात कार्बन से अटैच हो, डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो, और वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो दिस वन इज प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, दिस इज आल्सो 1 डिग्री, दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन। तो ये दोनों प्राइमरी। और एक और बात, ये मेरे पास ये एक स्केच है, कार्बन ये मेरे पास स्केच आ गया, ये स्केच। इसमें मैं ये कार्बन लेता हूं, इसमें मैं ऊपर भी कार्बन लेता हूं, नीचे भी कार्बन लेता हूं। तो ये मेरे पास आ गया। दीज आर डिफरेंट कार्बन्स। मैं इसमें से ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन उनको जानना चाहता हूं। वो कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। 1 डिग्री कह लो, P कह लो, दोनों में से मैं 1 डिग्री कहूंगा। तो दिस इज प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री, दिस इज प्राइमरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। क्यों जी? ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, मुझे डायरेक्ट से गर्ज है, इनडायरेक्ट तो ये सबसे अटैच है ना, मैं तो डायरेक्ट। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच होगा, दैट इज प्राइमरी कार्बन। दूसरी बात, अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच होगा, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। जो 4 से डायरेक्ट अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखा, इसमें हर किस्म का आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यू पूछा जाता है, यू हैव द नियोपेंटेन, और नियोपेंटेन में बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं?
अच्छा, प्राइमरी कार्बन का तो पता चल गया। अब ये प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है बेटा जी? वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब देखिए मेरे पास ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब ना एक तो ये कैटेगरी आपके पास आ गई जिसमें हमने जहां पे कार्बन एटम्स उसकी टाइप्स को देखा, वहीं पे हमने हाइड्रोजन की बात भी कर ली, वहीं पे हमने हाइड्रोजन की बात। एक और चीज पे आ जाओ। अब ना आप एक और वे से कार्बन को देखो, वो मैं यहां नंबर 2 लिख देता हूं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड सो ऑन। एक और अंदाज से भी कार्बन को डिस्कस कर लो। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, डेल्टा कार्बन, सो ऑन। अब जरा सुनना, अल्फा कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। आप ना OH यहां पे लगा दें। OH क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस कार्बन से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा के जो एडजेसेंट कार्बन है वो बीटा है, बीटा के जो एडजेसेंट कार्बन है वो गैमा है, गैमा के जो एडजेसेंट कार्बन है, ये 3 है उसके एडजेसेंट, वो डेल्टा है एंड सो ऑन। अगर मैं ये OH का फंक्शनल ग्रुप, अब ना मैं OH को यहां से हटा लेता हूं, मैं ना इस कार्बन के साथ हैलोजन लगाता हूं X। अगर आप इसके साथ हैलोजन लगाते हैं, नाउ दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन, दिस इज आल्सो बीटा कार्बन। क्यों? बिकॉज दीज कार्बन आर डायरेक्टली एडजेसेंट टू दिस वन। ये वाला गैमा, ये गैमा, ये गैमा, तो बीटा के साथ जो बॉन्डेड कार्बन है वो गैमा, और गैमा के साथ जो है उसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा। तो अल्फा वो, अब ये जो अल्फा कार्बन है ना, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, क्वाटरनरी नहीं हो सकता। तो अल्फा कार्बन वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमने जाके पढ़नी है। एक तो स्टूडेंट आपको ये कार्बन की मुख्तलिफ टाइप्स आनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, और फिर अल्फा, बीटा, गैमा। एक और बात है, और वो है अल्काइल ग्रुप। ये मैं अल्काइल ग्रुप की तरफ आपको लाता हूं। अल्काइल ग्रुप्स, अब ना एक बात ज़हन में बिठाओ, मैं जब भी अल्कीन को लिखूंगा ना, मैं जब भी अल्कीन को लिखता हूं तो मैं इसको RH से जाहिर करता हूं, और आगे भी मैंने जब आपको पढ़ाना है ना तो मैंने अल्कीन को RH से लिखता है। अब सुनो, अल्काइल ग्रुप क्या है? ये आपके पास क्या है? ये हमारे पास है अल्कीन। अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकाल दो। जब आप अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास ये बन गया, ये R बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन निकल गया। ये है अल्कीन। आफ्टर द लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन वी हैव द अल्काइल। अल्काइल, एक बात याद रखनी है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2, और अल्काइल का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 1। ये प्लस 2, ये प्लस 1, वो ये 1 क्यों होगा? क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन की वजह से प्लस है। अब आपको ना डिफरेंट जो अल्कीन उससे अल्काइल कैसे बनते हैं, जैसे देखो मेरे पास मीथेन है, जब मीथेन से एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो वी हैव द मीथाइल। मेरे पास ये ईथेन है, ईथेन में 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन का लॉस करवाओ, वी हैव द ईथाइल। मेरे पास ये प्रोपेन है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर अब आप प्रोपेन को देखो, ये जो एंड वाले दोनों कार्बन है ना, CH3 CH3, इन कार्बन में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस हो तो वी हैव द एन प्रोपाइल। लेकिन अगर प्रोपेन के सेंटर वाले, मिड वाले कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वी हैव द आइसोप्रोपाइल। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास एन ब्यूटेन है, ये मेरे पास आइसोब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर आप एन ब्यूटेन को देखो, इसके जो एंड वाले कार्बन हैं जिनके साथ 3 हाइड्रोजन है, अगर आप उन टर्मिनल कार्बन, अगर आप उनमें से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे ना तो आपके पास बना ये एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर आप ये दरमियान वाले CH2 ये 2 कार्बन जिनके पास 2 हाइड्रोजन है, इनमें से, इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो फिर आपके पास जो बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आइसोब्यूटेन है।
इस आइसोब्यूटेन के ये जो एंड पे 3 कार्बन है CH3 इनमें से किसी एक से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो आपके पास ये बनेगा आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर ये मिड वाले से आप निकालोगे तो देन यू हैव द टर्शरी ब्यूटल। व्हाई दिस इज कॉल्ड टर्शरी? क्योंकि जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला है ना वो कार्बन टर्शरी था, और टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन के लॉ से जो अल्काइल बना दैट इज कॉल्ड टर्शरी। बेटा जी ये तो थे अल्काइल। अब एक और भी चीज है, एक और लफ्ज भी आता है दैट इज वीनाइल ग्रुप। ये है आपके पास इथीन से एक हाइड्रोजन निकालो एक, तो द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वीनाइल। अगर प्रोपीन है ना और प्रोपीन के ये जो CH3 वाला एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एलाइल। इन बातों को आपने ज़हन में बिठाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये नंबर 2 पे मैं उसको लिख देता हूं, दैट इज नॉमनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का नॉमनक्लेचर। बेटा जी नॉमनक्लेचर मैं उसको यहां डिस्कस तो नहीं कर सकता, मैं आपके साथ ना कुछ क्वेश्चन जो है MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि ये मेरे पास जी स्टूडेंट, अब हमारे पास है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्केन्स में, और इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अल्केन 2 देता है, नाइट्रेशन हैलोजिनेशन। हमारे ये PMC में हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। इसको पढ़ाने से पहले ना मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात, बॉन्ड फिशन, कोवलेंट बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज। फिशन में टूटना, क्लीवेज टूटना, यानी बॉन्ड का टूटना। ये जो बॉन्ड फिशन है ना ये 2 तरह से होती है। एक को हम कहते हैं होमोलाइसिस और एक को हम कहते हैं हीटेरोलाइसिस। बात स्टूडेंट इसको हेट्रो कहते हैं, तो हेट्रो कह लो, तो हीटेरोलाइसिस 2 तरह की। इसको ना होमोलिटिक फिशन भी कहते हैं, लेकिन चूंकि एंटी टेस्ट है चीजें स्मार्ट करके हम यूज करेंगे। हम इसके लिए होमो मीन सेम, एक जैसा, लाइसिस स्प्लिटिंग, एक जैसी स्प्लिटिंग, इक्वल क्लीवेज, इक्वल स्प्लिटिंग, और हीट्रो डिफरेंट, मुख्तलिफ, तो डिफरेंट क्लीवेज, डिफरेंट स्प्लिटिंग। जरा एक बात को सुनना, मेरे पास ना ये एक मॉलिक्यूल है A2B, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ना ये जो मॉलिक्यूल है ना ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब ये है कि A और B दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सफिशिएंट नहीं है। और इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको बनाने वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटम के दरमियान में हैं, दोनों एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान में हैं। अब आप एक काम करो, आप इस मॉलिक्यूल को जो नॉन पोलर है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के दरमियान लाई कर रहे हैं, आप इसके ऊपर ना लाइट थ्रो करें, सनलाइट। आप इसको हाई टेम्परेचर दें, हाई टेम्परेचर, या आप ना यहां पे कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करें। इन तीनों में से कोई एक चीज आप दे दें। जब आप देंगे ना तो ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन B का B के पास चला गया, A का A के पास चला गया। अब ये जो स्प्लिटिंग हुई ना, दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड होमोलाइसिस। बराबर, यानी ये दरमियान में से टूटा ये, अब A का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, B का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, अब ये प्रोडक्ट बने। दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि होमोलाइसिस के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो तीसरी बात आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, फ्री रेडिकल आपके पास बने। अब आप दूसरी तरफ आ जाओ, आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है AB, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E से ज्यादा है। अगर B की ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और वो जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे मैंने बॉन्ड पेयर भी कहा, वो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम की तरफ ज्यादा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब है
दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। ये पोलर है, तो ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, पोलर बॉन्ड आपके पास आ गया। अब आप एक काम आप ये करें कि आप यहां पे पोलर सॉल्वेंट में इसको ऐड करें, पोलर सॉल्वेंट, यानी ये मॉलिक्यूल जो पोलर बॉन्ड रखता है उसको पोलर सॉल्वेंट में ऐड करें, उसमें डालें। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर। अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट है, ROH जब भी मैं लिखूं ये अल्कोहल है। और इस तरह एसीटोन जो है ना, एसीटोन, ये भी पोलर सॉल्वेंट है। इनमें से किसी के अंदर इसको ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो होगा भला क्या, ये यहां से टूट जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसके पास चले गए। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था? ए का था। और इस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ना अब आपके पास क्या बना, आपके पास ए, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दो चीजें बनी। इन दो में ये वाला जो है ना, इसे हम कहते हैं कैटाइन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसे हम कहते हैं कैटाइन, जिस पे नेगेटिव चार्ज उसे हम क्या कहते हैं? एनाइन, हम उसे कहते हैं। और इन दोनों को मैं कहता हूं दीज आर चार्ज्ड रेडिकल्स, इनको हम चार्ज रेडिकल्स कहते हैं। बेटा जी ये चीजें, अब इसमें तीसरी बात आप क्या कहेंगे? तीसरी आप कहेंगे कि हीट्रोलिटिक। अब ये हीट्रोलिटिक फिशन होगी ना, ये हीट्रोलिटिक फिशन होगी। तीसरी आप बात करेंगे कि हीट्रोलिटिक फिशन के नतीजे में आपके पास क्या बने? आपके पास बने चार्ज्ड रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, ये बने आपके पास। ये दो तरह की बॉन्ड फिशन होती है। इसमें ये दो चीजें जो बनी है ना, कैटाइन, और इनको हम आगे लेके बढ़ेंगे। अब आप आए ना, मैं ना कुछ बातें इन फ्री रेडिकल्स के बारे में आपसे करना चाहता हूं। फ्री रेडिकल्स बेटा जी, जो फ्री रेडिकल्स है ना, फ्री रेडिकल्स बड़े काम की चीजें हैं, इनके बगैर हम आगे चल नहीं सकते। फ्री रेडिकल्स में मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। फ्री रेडिकल में मेरे पास है जी H, ये Cl, Br, CH3, ये आ गया मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3, CH2, this is ethyl free radical and many more. All these are free radicals. फ्री रेडिकल के बारे में पहली बात जो आपने याद रखनी है, पहली बात वो ये है कि फ्री रेडिकल के पास ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल्स हैव अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी वजह से इनके पास ना ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसकी बात करता हूं, मिथाइल की बात करता हूं, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये कार्बन है ना, ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 1 2, एक हाइड्रोजन, ये 3, और एक इसके पास, मैं इस हाइड्रोजन को ऊपर बना देता हूं, CH3 हो गया, ये 3, और यहां पे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये। अब अगर मैं कहूं कि कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा जी 2 4 6 और एक ही आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 7। और 7 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें अगली बात आपने याद करनी है, और वो क्या? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, दैट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ये पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। कौन? फ्री रेडिकल। मैं ना कार्बन के हवाले से एक बात करना चाहता हूं। ये कार्बन जो है, इस कार्बन के पास, ये कार्बन जो है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो कार्बन होता है ना, ये आमतौर पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आप याद है आपको कि अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा प्लेनर। एक और है बात, ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये न्यूट्रल होते हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, यानी ना इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ना इन पर नेगेटिव चार्ज है। एक बहुत बहुत अहम बात, उस बात की वजह से ही तो मैंने ये सारा काम किया। मैं ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं ले जाना चाहता। याद रखना कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं।
हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि दे आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। अब हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनको बनाने के लिए हम एनर्जी देते हैं। ये जो लाइट है, हाई टेम्परेचर है, ये एनर्जी हम देते हैं। वो एनर्जी देने पर इनके अंदर इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो हाई एनर्जी की वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव। एक बात आज लिख ही लो ना, ये बात आप केमिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़े, ये बात, इस बात का ताल्लुक नेचर से है। ये नेचर का एक, ये दिस वन इज द लॉ ऑफ नेचर। वो और क्या है? वो है कि आपके पास ये एक रिलेशन मैं बताना चाह रहा हूं, और वो क्या है? वो है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ये लॉ ऑफ नेचर है। जो चीज स्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जो चीज अनस्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मैं एक बहुत अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और दैट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मैं फार से फ्री रेडिकल, ये बहुत अहम बात है। फ्री रेडिकल का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैं पहले फ्री रेडिकल तो आपके साथ शेयर करूं बेटा जी। फ्री रेडिकल, पहला कार्बन, कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप 3, और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड टर्शरी फ्री रेडिकल। व्हाई दिस इज कॉल्ड टर्शरी? बिकॉज दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन। वो कार्बन, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल मीन मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे अल्काइल है। क्योंकि ये कार्बन इन अल्काइल ग्रुप के पास कार्बन है ना, वो ये कार्बन उन अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो वो कार्बन जो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ, उसे टर्शरी कार्बन, और ऐसे फ्री रेडिकल को हम टर्शरी फ्री रेडिकल कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये आ जाए, अब मैं इसके साथ ना एक हाइड्रोजन ले लेता हूं, एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप। आओ, नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 कार्बन। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एंड दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सिमिलरली अगर हम इसको ले RCH2, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी या 1 डिग्री जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल, एंड दिस CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया। ये मैंने आपके सामने 4 किस्म के फ्री रेडिकल बनाए, 4 किस्म की। आसान सी बात है, एक लफ्ज सिर्फ। जिस फ्री रेडिकल में, ये 4 किस्म के, जिस फ्री रेडिकल में जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल है। यानी लफ्ज क्या याद रखना है? याद आपने रखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर को मोस्ट कर लो, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा? ये वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और ये मिथाइल, ये इन सब में से अनस्टेबल है। वजह, रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, जितनी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में से, चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? आप कहेंगे ये। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? वो आप कहेंगे ये। आप ना इस पैटर्न को ज़हन में बिठाकर इसको आगे ले जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास है एक और भी चीज। ये तो मैंने सिर्फ अल्काइल फ्री रेडिकल की बात की है ना, आपके पास बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके भी फ्री रेडिकल होते हैं। ये उनका ना आपके पास, ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें मैंने सबको शामिल कर दिया। याद करना है तो कीजिएगा, तो लेकिन आपको अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आना चाहिए। अच्छा, ये था आपके पास फ्री। मैं 2 चीजें और भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। एक मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कार्बोकैटाइन और कार्बोकैटाइन। एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं और वो है कार्ब एनाइन, कार्बन आइन। मैं ना ये जो 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ना बेटा जी, मैं सिर्फ कार्बोकैटाइन समझाऊंगा। कार्बन है ना, आपने खुद समझना। कार्बोकैटाइन को हम कार्बोनियम आइन भी कहते हैं, कार्बोनियम आइन, ये भी हम इसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कार्बोनियम आइन भी कहते हैं। यू आर माय डियर स्टूडेंट्स,
मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं। अच्छा, तो कार्बोकैटाइन या जिसे कार्बोनियम है, पहली बात, पहला पॉइंट ये है कार्बोकैटाइन CH3 पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की बजाय यहां मैं प्लस डाल दूं तो नाउ दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। मिथाइल, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बजाय पॉजिटिव, देन दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकैटाइन। बिल्कुल इसी तरह आप यहां पे CH3 CH2 और इसके ऊपर मैंने प्लस लगा दिया, दिस इज कॉल्ड इथाइल कार्बोकैटाइन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोकैटाइन? वो आयन, वो आयन या वो स्पीशी जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। अ स्पीशी इन विच कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, नॉट पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव। और इधर आप बोलोगे तो आप क्या कहोगे? वो स्पीशी जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो उसे कार्बेनाइन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कार्बेनाइन। दूसरी बात, ये जो कार्बोकैटाइन है ना, इसमें इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जब कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो डेफिनेटली, तो ये मैं बात करना चाहता हूं ना, इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और जब कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है दैट हैज द प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दिस कार्बोकैटाइन इज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। एक और भी बात से में रखना, वो क्या? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 जो है ना डिजिट, ये इवन नंबर है। अगर किसी स्पीशी के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायमैग्नेटिक है, अगर किसी के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब है कि इवन नंबर 6 इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से दिस कार्बोकैटाइन इज डायमैग्नेटिक हो गया। अब एक और चीज, एक और, वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बोकैटाइन कैसे बनता है। कार्बोकैटाइन बनने के मुख्तलिफ तरीके, एक तो है कि आप इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करें, डीप्रोटोनेशन, और भी कई तरीके हैं। मैं आप ना उन तरीकों को छोड़ें, आप सिर्फ इन बातों को याद रखें। सबसे अहम तरीन बात, और वो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ये मेरी इस डिस्कशन में जितनी भी मैंने की है, सबसे अहम नुक्ता है। इसको मैंने आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा उसमें मैं इसका ही तज़किरा करता जाऊंगा। ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन वही ऑर्डर है जो आपने किसका लिया है? फ्री रेडिकल का। काम एक सिर्फ करो, यहां जहां पे ये है ना, इसके जगह पे प्लस 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 ये लगा दो तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का। तो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा है? टर्शी कार्बोकैटाइन। अब ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये फ्री रेडिकल नहीं है, अब तो ये कार्बोकैटाइन। तो टर्शी कार्बोकैटाइन लाइक दैट ऑफ टर्शी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? वो मीथाइल कार्बोकैटाइन। ये जो मैंने सारी बातें की है ना, इन बातों को आप इधर भी लो। क्या कहोगे? जरा सुनो, मैं लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा। कार्बोनाइन, जब कार्बन, वो स्पीशीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बोनाइन। दूसरी बात, वो जो है कार्बोनाइन बना, ये कार्बोनाइन मैं एक बना देता हूं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा, इसके पास नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट एक बात प्लीज, बड़ी अहम बात है, वजन दीजिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 ये हो गए, ये एक नेगेटिव है। अब स्टूडेंट कहते हैं जी नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। भाई नहीं, इस कार्बन के पास अपना भी इलेक्ट्रॉन था ना, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का आ गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना,
इस इलेक्ट्रॉन की जो दूसरे एटम का है उसके आने की वजह से यह नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा हो उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ गया, लेकिन एक इसका अपना भी है। तो 2, 4, 6 और 8, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये तो एमसीक्यू आएगा कहीं ना कहीं, और वो क्या है? कार्बन आइन में ये कार्बन जो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन आइन की शेप कैसी है? तो इट हैज pyramidal, इट इज pyramidal इन शेप, इसकी शेप pyramidal है। जस्ट लाइक दैट ऑफ अमोनिया। अमोनिया में भी 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। हियर वी हैव द 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो ये टेट्राहेड्रल नहीं है ये। अब उसके बाद आप देख लो कि ये इस पे नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। और फिर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इवन नंबर है तो वो क्या है? डायमैग्नेटिक। ये लिख लीजिए। एक सबसे अहम बात जो लास्ट पे, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आइन? वेरी सिंपल आंसर, इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर इज अपोजिट टू दैट ऑफ कार्बोकैटायन। बिल्कुल उसके लिए, ये जहां पे मैंने प्लस प्लस लिखा है ना, यहां पे माइनस माइनस कर दो। जब आप यहां पे नेगेटिव कर देंगे तो ये फिर कार्बन आइन बन जाएंगे, और ये जो ग्रेटर देन है इसको उलट कर दो, तो आपके पास वो जो ऑर्डर बनेगा उसको यहां पे लिख दो, वो कर दो। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ये जरा देखिएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज अफेक्टेड बाय नंबर 1 रेजोनेंस, नंबर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर 3 तीसरा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने, और नंबर 4 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये 4 फैक्टर हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इन चारों को आपने देखना है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इसमें 2 अल्केन्स हैं जिनकी हम हैलोजिनेशन डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास इसमें मीथेन है CH4, और दूसरा हमारे पास C2H6 यानी ईथेन है। इनके हम हैलोजिनेशन को डिस्कस करेंगे। हैलोजिनेशन को पहले एक बुनियादी बात, ये जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? अब याद रखना, मैं कोई यहां पे डेफिनेशन आपको लिख के उसको याद नहीं करवाऊंगा, ये कोई एफएससी नहीं है। डेफिनेशन को लिखना नहीं है, कभी नहीं आएगा आपसे एमडी कैट में जो क्वेश्चन, ये कभी नहीं आएगा। ई कैट में कभी, कोई एंटी टेस्ट में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हैलोजिनेशन, ऐसा नहीं आएगा। आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। देखो मेरे पास ये मीथेन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गए, और ये कार्बन CH4 आ गया। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं क्लोरीन के साथ। हम जानना चाहते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन क्या है क्लोरीन के साथ। यहां पे कुछ कंडीशन चाहिए। कंडीशन जो चाहिए ना, पहली एक बात, वी नीड द सनलाइट। मैं इसको ना H न्यू से लिखता हूं बेटा जी। अगर सनलाइट होगी ना तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम चल जाएगा। दूसरी बात, अगर सनलाइट नहीं है, इफ देयर इज डार्कनेस, अगर डार्कनेस है तो फिर क्या किया जाए? देन वी नीड द हाई टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है ना, बाज बुक्स कहते हैं ये 1250 से लेकर 4000 है। बाज बुक्स कहती है नहीं, 100 पे भी काम चल जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों चीजें भी नहीं है तो फिर हमें कैटालिस्ट चाहिए, कैटालिस्ट। और ये जो कैटालिस्ट होता है ना, ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड होता है, ROOR। आमतौर पर ना ये डाइबेंजाइल परऑक्साइड होता है, डाइबेंजाइल परऑक्साइड उसको बोले। तो इन तीनों में से कोई एक आप कंडीशन यूज करेंगे। अब होगा क्या? ये अल्कीन है मीथेन, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब होगा क्या कि पहले हाइड्रोजन की जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3Cl। दूसरी बात, अब दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे एक और क्लोरीन आ गया, यू हैव CH2Cl2। तीसरी बात, इस तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे एक और क्लोरीन आ गया, यू हैव CHCl3। और फिर ये चौथा हाइड्रोजन इसकी जगह पे भी एक, और ये आपके पास बन गया जी CCl4।
अब साथ ही साथ HCl भी बन रहा है, साथ ही साथ एक और चीज भी बनती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज CH3 जिसे आप ईथेन कहते हैं, ये भी बनता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, मैकेनिज्म में समझाऊंगा। अब इसमें हैलोजिनेशन का लफ्ज ये कहां से आ गया? एक लफ्ज आपको याद करवा रहा हूं, लफ्ज है SUCCESSIVE, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव का मतलब होता है मुसलसल। अब सुनना, हम क्या कह रहे हैं, हम इस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, इस हाइड्रोजन की, इसकी जगह पे हम द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट, लगातार मुसलसल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय हैलोजन। अल्केन के हाइड्रोजन की जगह पे हम हैलोजन लेते, क्लोरीन लेते हैं मुसलसल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तीनों में से कोई एक कंडीशन। दिस वन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये तो मैंने ना, अच्छा, अगर आप मीथेन की क्लोरीनेशन करवाएं, तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? ये तीनों, ये चारों, साथ HCl, साथ इथेन। एक बात याद रखनी है, ये जो चारों मैंने लिखे हैं ना, इनको हम कहते हैं दीज आर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेटा जी, आपको ना इन चारों के कॉमन नेम्स आने चाहिए, कॉमन नेम्स। आपको इन चारों के आयुपिक नेम्स आने चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये आने चाहिए, एंटीटेस्ट में पूछे जा सकते हैं। देखो, दिस वन इज कॉल्ड, मैं कॉमन नेम्स की बात कर रहा हूं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफोम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मैंने कॉमन नेम है, आयोपिक नेम्स, क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम था ना, ये CH3Cl, इसका कॉमन नेम था मिथाइल क्लोराइड, आयोपिक नेम क्या है? क्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन या मैथिलीन डाइक्लोराइड, मैथिलीन डाइक्लोराइड इज कॉमन, डाइक्लोरोमीथेन इज द आयोपिक, क्लोरोफोम इज द कॉमन और ट्राइक्लोरोमीथेन इज द आयोपिक, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द कॉमन, टेट्राक्लोरोमीथेन इज द कॉमन, इज द आयोपिक नेम। आपको कॉमन आयोपिक सारे नेम आने चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं ना मीथेन की बजाय ना, ये मैंने CH4 लिया ना, अब मैं इथेन की बात करता हूं और मैं देखता हूं कि अगर इथेन की क्लोरीनेशन करवाई जाए तो आपके पास क्या बनेगा। इथेन में अगर गौर से देखोगे ना, मैं ये इथेन का मॉलिक्यूल लिखता हूं, 2 कार्बन C2 और 6 हाइड्रोजन है, H, ये 6 हाइड्रोजन, दिस वन इज इथेन। अब आप इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, वही कंडीशन, इनमें से कोई एक, पहले एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, इधर से ये इधर से आ सकती है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 6 हाइड्रोजन है ना, तो किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते जाएंगे। एक और भी बनेगा, जिस तरह आपने ये बनाया ना, इसमें भी आपके पास ये बनेगा CH3, CH2 एंड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज N-ब्यूटेन, ये भी बनेगा। तो ये है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इसके साथ ये भी बना, इसके भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनेंगे। एक जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा ना, वो C2Cl6 बनेगा। ये था ना C2H6, अगर 6 हाइड्रोजन की जगह पे 6 क्लोरीन आ जाएगा तो C2Cl6 बनेगा। और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी आपके पास आता है। मैं ना आपके साथ 4 बातें डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट 4 बातें। पहली बात, नंबर 1, पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? हैलोजेंस का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ना, वो है F2Cl2 Br2I2। ये आ गया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव हैलोजन है वो F2 है और लीस्ट अमंग दीज दैट इज द I2। अब कुछ बातें, फ्लोरीन
जब RH से रिएक्शन करता है, RH मीन अल्केन्स, दिस इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन, एक्सप्लोसिव, दिस इज वायलेंट। और यहां पे कार्बन बनेगा, HF बनेगा, फ्लोरीनेटेड अल्केन्स बनेगा, अल्केन्स। ये जो आपके पास इथेन है ना, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, फ्लोरीन से रिएक्शन करें, फ्लोरीन इस बॉन्ड को तोड़ देता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ देता है। यहां कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, मैं बार बार कह चुका हूं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत। और यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इस केस में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। हां, अगर आप क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करेंगे ना, यहां पे मॉडरेट रेट से रिएक्शन होगा, ना फास्ट ना स्लो, मॉडरेट रेट। और इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने यही बात की, यानी इनमें हैलोजिनेशन हो रही है। अच्छा, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। कितना ज्यादा रिएक्टिव है? कितना ज्यादा रिएक्टिव? तो कहा जाता है कि जो क्लोरीन है ना, ये ब्रोमीन से 3,75,000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन इतने गुना ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। आयोडीन की बात करो, आयोडीन जब रिएक्शन करती है ना, RH, मैं जब भी RH कहता हूं तो मैं इसे क्या कहता हूं? अल्केन से जब रिएक्शन करती है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल, पहली बात स्लो है, रिवर्सिबल है। बनता क्या है? इसमें अल्काइल आयोडाइड बनता है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी बहुत होगी, साथ ही साथ HI बनता है। ये जो HI है, ये बड़ी जालिम चीज है। ये जो HI है ना, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा जी, अब बात को ध्यान में रखना है। ये जो HI हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो केस है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसके साथ रिएक्शन करके रिएक्शन को वापस, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में, और जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है ना, प्रोडक्ट ना होने के बराबर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकली दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो हैलोजिनेशन ना तो ये होती है, हैलोजिनेशन ना तो ये होती है, तो फिर हैलोजिनेशन क्या होती है? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूं, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। आज ना, पहले तो एक मेरी बात सुनो ना, हम ना जब अल्काइल हैलाइड को पढ़ते हैं, जब अल्कोहल को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं जी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी, टर्शी। तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप या जिस कार्बन के साथ हेलो ग्रुप लगा होता है ना, तो वैसे हम उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। आज मैं आपको ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्केन्स भी बताता हूं, आज इसको भी हम पढ़ते हैं। बेटा जी, अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे ना, तो जो टर्शरी अल्केन है, टर्शरी अल्केन्स, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद सेकेंडरी अल्केन्स, ये, उसके बाद प्राइमरी अल्केन्स, और सबसे जो कम रिएक्टिव है ना, वो आपके पास मिथाइल है। कोई बात समझ में नहीं पड़ी, क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों, और ये कहां से आई ये बात? बेटा जी, जब हम मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, माय डियर स्टूडेंट, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, तो प्रोपागेशन स्टेप में ये हम स्टेप पढ़ेंगे, CH3H, ये क्या है? ये मीथेन है। ये मैंने CH4 लिखा है, प्लस क्लोरीन, ये मैं प्रोपागेशन स्टेप की बात कर रहा हूं। प्रोपागेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं ना। जब ये होता है ना, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है। दिस इज द रेट डिटर्मिनेंट स्टेप, RDS है। हमारी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ऐसा है ये। अब इसमें ये यहां से टूटा, ये टूटा, हाइड्रोजन इसके साथ, और वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके साथ में HCl बन गया, और ये आपके पास बन गया CH3 प्लस HCl। ये मिथाइल फ्री रेडिकल आ गया, फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन जो है ना, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। पूरे प्रोसेस की जो सारे का सारा वजन है वो इस पे है। इसकी स्पीड तय करेगी कि रिएक्शन कितनी देर में मुकम्मल होता है। अब इसमें ये अल्कीन फ्री रेडिकल में बदल रहा है। जितना फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, उतना वो अल्कीन फास्ट चेंज होगा।
ये बात याद रखनी है। अल्केन पहले फ्री रेडिकल में और वो फ्री रेडिकल फिर इसमें कन्वर्ट होता है। अब जितना वो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा उतना वो अल्केन फास्ट रिएक्शन देगा। और मैंने आपको फ्री रेडिकल का ऑर्डर तो बताया है, टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब है टर्शरी अल्केन का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो तो बहुत अहम बात है, वो जरा सुनिएगा सेंटेंस। एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन, मैं इसके साथ लिखता हूं, एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन amount of halogen used। बहुत अहम बातें, दो अल्फाज है। एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन हम जानना चाहते हैं ये क्या चीज है। अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड, वो अमाउंट ऑफ हैलोजन पर डिपेंड करती है। ये बात मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अल्लाह ताला मुझे समझाने की तौफीक दे और आपको समझने की तौफीक दे, दोनों चीजें। देखो ये मेरे पास है CH4 प्लस क्लोरीन गोज टू ये H न्यू, ये बना CH3Cl प्लस HCl। अब ये CH3Cl ले लो, CH3Cl प्लस Cl2 H न्यू, CH2Cl2 प्लस HCl। अब इसको ले लो CH2Cl2 प्लस HCl2, it goes to H न्यू, it goes to क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCl, और आखिरी में लिख दो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस आपके पास क्लोरीन एंड यू हैव H न्यू, यू हैव द CCl4 प्लस HCl। ये चार मैं आपके सामने लिख रहा हूं। छोटी सी बात को समझाने के लिए इतनी तोगदो करनी पड़े, जरा गौर से सुनना। ये ना एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन का मान क्या है। हैलोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन एटम का ना हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन होगी ना, हैलोजिनेशन। एक्सटेंट मीन किस हद तक हैलोजिनेशन हो रही है। जितने हाइड्रोजन, इनको जितने ज्यादा हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, उतना एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन ज्यादा है। एक हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन, दो हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन, तीन हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन, चारों हाइड्रोजन की जगह, तो जितने हाइड्रोजन उनकी ज्यादा हैलोजन सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे उतना एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन बढ़ता जाएगा। और वो कहते हैं डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ, जरा देखिएगा, स्टैचियोमेट्रिकल स्टडी करते हैं। इधर आपके पास 1 मोल, अगर मैं फर्ज करता हूं 1 मोल हाइड्रोजन लो, 1 मोल क्लोरीन लो। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 16 ग्राम, 1 मोल क्लोरीन का मतलब है 71 ग्राम। तो आप दोनों का 1 मोल ले लें, एक मोल ले लें। जब आप 1 मोल लेंगे ना तो आपके पास ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बनेगा, रिएक्शन रुक जाएगा, फर्दर हैलोजिनेशन नहीं होगी। आप एक और काम करो, आप 1 मोल हाइड्रोजन लो, 2 मोल क्लोरीन ले लो, हैलोजन के 2 मोल ले लो, क्लोरीन के 2 मोल ले लो। अब क्या होगा, 1 मोल मीथेन के साथ 2 में से 1 मोल क्लोरीन यूज होगा, आपके पास ये बनेगा। जब ये बनेगा मीथेन सारा कंज्यूम हो गया, क्लोरीन अभी 1 मोल पड़ा है, इसको दोबारा इधर लाओ, वो जो 1 मोल पड़ा है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास यहां पे जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। यानी 2 चीजें बन गई, ये भी बना, ये भी बना, दोनों बन गए। यहां 1 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, यहां 2 हाइड्रोजन, यानी एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन बढ़ गया। कब बढ़ा? जब आपने 1 की बजाय 2 मोल हैलोजन को लिया। 3 मोल ले लो, यहां तक जाओगे, 4 मोल ले लो, यहां तक जाओगे। इसका मतलब है आप जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेते जाओगे, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हैलोजन लेते जाओगे, उतना एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन बढ़ता जाएगा। एक स्टूडेंट कहता है कि अगर मैं क्लोरीन 1 मोल लूं लेकिन मैं मीथेन 2 मोल ले लूं तो फिर क्या होगा? भाई जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे ना, 1 मोल क्लोरीन के साथ 1 मोल मीथेन रिएक्शन करेगा, ये बन गया। अब जब ये बनेगा, क्लोरीन सारी कंज्यूम होगी, लेकिन मीथेन अभी 1 मोल पड़ा हुआ है। क्या वो मीथेन फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेगा? आंसर है नो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है आप अल्केन की, मीथेन की जितनी मर्जी अमाउंट ले लें, आप फर्दर हैलोजिनेशन नहीं करवा सकते। अगर आप एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन को देखना चाहते हैं तो दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन। अगर क्वेश्चन आए कि 1 मोल हाइड्रोजन मीथेन 1 मोल, वो मोल स्टैचियोमेट्रिकली क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए
कि व्हेन मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स आर फॉर्म या इज फॉर्म। तो अब उन्होंने को अमाउंट नहीं बताई, अब तो उन्होंने जनरली कह दिया ना कि मीथेन का साथ अबंडेंट अमाउंट ऑफ मीथेन, अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन, रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब है ये सारे, ये भी बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो ऑल ऑफ दीज ये बनेंगे। उसको आपने ऑप्शन को उसके मुताबिक देखना है। स्टूडेंट मैं अब आपको ना ये चौथा पॉइंट, 3 हो गए, चौथा रहता है मैकेनिज्म, उसकी तरफ जाता है। मैकेनिज्म में ना ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, 3 स्टेप्स होते हैं, आपको पता ही है ना, 3 उसके आगे स्टेप्स हैं। एक को हम कहते हैं इनिशिएशन, नंबर 1 पे इनिशिएशन आगाज। दूसरा आपके पास क्या है, प्रोपागेशन। प्रोपागेट क्या मतलब होता है, प्रोपागेट कहते हैं फैलाना, अच्छा फैलाना, प्रोपागेंडा उससे आया, ये दूसरा। और फिर उसके बाद आपके पास ये फर्क बहुत ज्यादा है। नंबर 3 पे आपके पास आ गया जी टर्मिनेशन। ये 3 चीजें। अब जरा ना मैं कोई जरा डिटेल से नहीं, मैं तो काम की बातें करूंगा ना, बाकी आप अपनी बुक से एफएससी को देख लीजिएगा। इनिशिएशन में क्या होता है, आपके पास ये Cl2 है, ये जो आपके पास बॉन्ड है ये नॉन पोलर है। जब आप लाइट प्रोवाइड करते हैं ना H, ये यहां से होमोलाइसिस हो गई, होमोलाइसिस और होमोलाइसिस के नतीजे में यू हैव 2 फ्री रेडिकल्स, दीज आर फ्री रेडिकल्स। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है हैलोजिनेशन, इसमें पहला स्टेप क्या आता है, दिस इज द होमोलाइसिस। ये होमोलाइसिस होती है, फ्री रेडिकल बनता है। अब दूसरा स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें ये आपके पास मीथेन है, एक फ्री रेडिकल ले लो, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, लाइट की मौजूदगी में होता है और आपके पास ये बनता है मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ HCl बनता है एंड सो ऑन। इसको मजीद आप खुद बढ़ाइएगा। मैं टर्मिनेशन स्टेप पे जाता हूं। टर्मिनेशन में बेटा जी बहुत अहम बात, आपके पास ना बहुत सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए, ये मिलेंगे Cl2 बनेगा, यहां पे H नहीं लिखेंगे। अब तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो रहा है ना, कॉम्बिनेशन। आपके पास यहां पे मिथाइल फ्री रेडिकल कई बने हैं, कुछ क्लोरीन फ्री रेडिकल पड़े हैं, वो मिलके मिथाइल क्लोराइड बन रहे हैं। अहम तरीन बात, आपके पास बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास ईथेन बनता है। आखिरी बात, आज के लेक्चर की आखिरी बात वेरी लास्ट, वो नंबर 5 पे मैं ना रिएक्शन काइनेटिक्स की तरफ आपको ले जाता हूं। रिएक्शन काइनेटिक्स, ये जो अभी मैं रिएक्शन जो आपको समझा रहा हूं ना, मैं आपको ना इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन बताना चाहता हूं। रेट इक्वेशन बेटा जी, अगर आप इसकी रेट इक्वेशन देखेंगे ना, रेट इक्वेशन तो वो है रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, इसके ऊपर है 1, इसके ऊपर है 1/2। अगर आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेना चाहते हैं तो इनका सम ले लो 1 + ½ तो ये आपके पास 1.5 आएगा, या आपके पास इसको 3/2 कह लो, ये आपके पास आएगा। तो ये जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है ना, इसका ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है ये फ्रैक्शनल है, 1.5 है ये चीजें। इसको एंड पे ना जितना मैंने आपको हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन बताया ना, उससे रेलेवेंट कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। अब आपने सारा पढ़ा है ना, मुझे इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसके 4 पोर्शन थे, उसमें से एक किया है और वो हमने अल्केन किया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम अल्कीन और फिर अल्काइन और फिर बेंजीन इसको डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए ना, तो आपने सब्सक्रिप्शन तो देनी ही देनी है ताकि फर्दर आप पढ़ सकें। आप इसको लाइक जरूर करेंगे और कमेंट्स देना चाहें तो वेलकम। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।